प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की करेंगे शुरुआत। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा ये विशेष अभियान। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति पर की गई चर्चा। राजनीतिक दलों का सरकार को समर्थन। प्रधानमंत्री ने सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ न होने का दिया आश्वासन। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा, भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयास जारी। हैदराबाद स्थित वायुसेना एकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड के आयोजन में दी गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि। कहा, उनका बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत की हासिल। कांग्रेस और YSR कांग्रेस की झोली में आई 4-4 सीटें। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयी घोषित। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी जीते। केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर होम आइसोलेशन के नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जमीनी स्तर पर दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी में कोविड-19 के मरीज के लिए होम क्वारंटाइन के तहत 5 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन को किया अनिवार्य। भारत में कोरोना से रिकवरी की दर बढ़कर हुई 54.12%। अब तक 2,13,830 मरीजों ने कोरोना को दी मात। देश में अब 1,68,269 सक्रिय मामले, 12,948 लोगों की मौत। और दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या 86,29,000 के पार। 4,58,000 लोगों की महामारी की चपेट में आने से हुई मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित। WHO ने कहा, प्रतिबंध हटाते वक्त बेहद सावधानी बरतने की जरूरत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। कोरोना के चलते उत्पन्न मुश्किलों से हार नहीं मानने की सोच के तहत केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इस संकट को अवसर में बदलने के लिए ही केंद्र सरकार अब शुरू करने जा रही है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आज से प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के खगड़िया में शुरू हो रहे इस अभियान का मकसद है 6 राज्यों के 116 जिलों में वापस पहुंचे श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना और ग्रामीण भारत को सशक्त करना। शहरों से गांव में वापस लौटे श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इन श्रमिकों के लिए आजीविका की समस्या न हो, इसे लेकर 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। 6 राज्यों के 116 जिलों में ये योजना लागू होगी। ये अभियान 125 दिनों का होगा। जिन जिलों में कम से कम 25,000 श्रमिक वापस पहुंचे हैं, उन्हें इस अभियान में शामिल किया गया है, जिनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। हर जिले से कम 25,000 श्रमिकों को इस अभियान के माध्यम से रोजगार मिल पाएगा। This whole idea of getting so many different schemes which have a rural component to be focused on the workers who have reached there so that they immediately utilized and immediately provided with a livelihood. So that's been the primary objective with which we are doing this. Why only 125 days and not more? 120 days translates to 4 months. At least for the next 4 months, we are giving them a clear, concrete blueprint with which they will be engaged. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 116 जिलों के गांव सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस अभियान के लिए श्रमिकों के कौशल की पहचान कर ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन मिशन, राजमार्ग कार्य जैसे 25 तरह के लोक निर्माण के ऐसे कार्यों को चिन्हित किया गया है जिससे विभिन्न कौशल वाले श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया हो पाएंगे।
इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपए के लोक निर्माण के कार्य शामिल हैं। Both state and the central government have very meticulously mapped the skills of these people, skill sets, whether they are totally unskilled or partly skilled, largely those who have worked in construction and such areas in urban centers where they were, and so on. So they have reached, some mapping of their skill sets have been done. इस अभियान के द्वारा जहां एक ओर श्रमिकों के लिए आजीविका के साधन मुहैया हो पाएंगे, तो वहीं लक्ष्य आधारित अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार होगा, ग्रामीण भारत सशक्त होगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत आधार भी तैयार होगा। न्यूज 9 डेस्क, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों के शौर्य का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे सैनिक वीर गति प्राप्त करने से पहले भारत माता की तरफ आंख उठाने वालों को जीवन भर का सबक सिखा गए। पीएम ने कहा कि भारत की सीमा में चीन का एक भी सैनिक नहीं है। उन्होंने कहा, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही हमारी किसी पोस्ट कोई किसी दूसरे के कब्जे में है। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। भारत चीन मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक पार्टियों समेत पूरे देश को आश्वस्त किया कि हमारी सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमने सेना को यथोचित कार्रवाई करने की छूट दी है। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ हमने सेना को अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करने की छूट दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक माध्यमों से भी चीन को हमने अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन हमारे लिए अपनी संप्रभुता की रक्षा सर्वोपरि है। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा
हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। हैदराबाद स्थित वायुसेना एकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया इस परेड में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। वायुसेना को 123 नए अवसर इस मौके पर मिले। वायुसेना अध्यक्ष ने कैडेट्स से सलामी भी दी। कोविड-19 महामारी के कारण कैडेट्स के परिजनों के बिना ये परेड संपन्न की गई। वायुसेना अध्यक्ष ने परेड को संबोधित किया और कहा कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयास जारी हैं। साथ ही उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. और बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। We will handle any contingency, all three services. We know the situation and we have taken necessary actions that are required to be taken. राज्यसभा की 19 सीटों पर कल हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कुल 19 सीटों में बीजेपी ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया। भाजपा ने गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 2 और राजस्थान, झारखंड और मणिपुर में 1-1 सीट पर कब्जा जमाया। वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की कुल 4 सीटें अपने खाते में की। कांग्रेस ने राजस्थान में 2, गुजरात और मध्य प्रदेश में 1-1 सीट जीतकर कुल 4 सीटों पर कब्जा जमाया। मिजोरम में 1 राज्यसभा सीट पर MNF ने जीत हासिल की। वहीं मेघालय में 1 सीट पर NPP ने परचम लहराया। आंध्र प्रदेश में 4, गुजरात में 4, राजस्थान में 3, मध्य प्रदेश में 3, झारखंड में 2, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में 1-1 सीट पर चुनाव हुए थे। देश भर में 2,13,000 से अधिक लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। देश में लगातार रिकवरी दर में बढ़ोतरी हो रही है और यह बढ़कर 54.12% पर पहुंच गया है। भारत में अब तक 3,95,048 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं वायरस की चपेट में आने से अब तक 12,948 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक कोरोना वायरस के 2,13,830 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव केस 1,68,279 है 269 है, माफ कीजिएगा। देश में हर दिन तेजी से आ रहे कोरोना मामलों के बीच भारत ने टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर पूर्व में जारी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। पत्र में इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि कुछ राज्यों में रूटीन तौर पर होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा रही है, जिससे परिवार के सदस्यों और आम आस-पास के लोगों, खासतौर पर घनी शहरी आबादी के बीच में कोरोना फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक और आइसोलेट की नीति अपना रहे हैं, लेकिन जारी किए गए गाइडलाइन को सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है तो हमारा प्रयास सफल नहीं होगा। होम आइसोलेशन के गाइडलाइंस के मुताबिक इलाज कर रहे डॉक्टर को सुनिश्चित करना होगा कि मरीज को होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। इसके लिए मरीज पर मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। साथ ही वो जहां रह रहा है वहां होम आइसोलेशन की सुविधा है भी या नहीं, ये भी देखा जाएगा। मरीज की ओर से डॉक्टर को एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी। होम आइसोलेशन में रखे गए पॉजिटिव मामलों पर डॉक्टर्स की टीम के जरिए निगरानी रखी जाएगी और उनके डिस्चार्ज को लेकर गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। और बात दिल्ली की, जहां उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में नहीं रखने के आदेश को पारित कर दिया।
कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव पाए जाने वाले रोगियों को 5 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य हो गया। इसके बाद अगर कोरोना संक्रमित रोगियों में किसी तरह के लक्षण नहीं पाए जाएंगे तभी उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार की संस्था नाबार्ड किसानों की समस्या का निराकरण करने के लिए बिहार के सुदूर गांवों में सिंचाई साधन को दुरुस्त करने में शिद्दत से लगी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के नवादा जिले के रजौली प्रखंड के कई गांवों में वर्षों से बेकार पड़े जलाशयों का जीर्णोद्धार करने की ठानी है नाबार्ड ने। रजौली प्रखंड के महियारा में 40 वर्षों से बेकार पड़ी सैकड़ों एकड़ जमीन की खुदाई शुरू की गई है। इसमें 70% राशि नाबार्ड के द्वारा दी जा रही है और बाकी की राशि के रूप में किसान अपने श्रमदान के द्वारा इस परियोजना को पूरा करने में लगे हैं। नाबार्ड से जो राशि दिया गया है उसी से जो है ना इसका कटाई आहार का हो रहा है, मरम्मत हो रहा है। नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए इस तरह के कार्य से किसानों में तो बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उन मजदूरों में देखने को मिल रही है जो अपने और परिवार की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते थे। पहले हम बाहर में रहते थे चेन्नई में, लॉकडाउन की वजह से हम लोग चल आए, इसलिए हम लोग बेरोजगार हो गए। नमक तेल बिना घर वाले सब तरस रहा है और ये जो हम लोग का रोजी रोटी मिला है इससे हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे रोजी रोटी मिलता रहे तो फिर हम लोग बाहर किस लिए जाएंगे। नाबार्ड के जिला प्रबंधक गंगेश कुमार का मानना है कि नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए कृत संकल्पित है और केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना खासकर सिंचाई के क्षेत्र में बिहार के लिए रोल मॉडल साबित होगी। ये प्रोजेक्ट अगले 5 महीने में पूरा हो जाएगा, तब बिहार का रजौली प्रखंड जो हमेशा से सूखे से त्रस्त रहता था उसे एक अलग पहचान मिलेगी। नवादा से श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूरी दुनिया में पैर पसार चुकी कोरोना वायरस महामारी अब गंभीर दौर में पहुंच गई है। तमाम देश इस वायरस के चलते मामलों से परेशान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गुरुवार को 1.5 लाख नए मामले सामने आए, जो एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। अपनी नियमित प्रेस वार्ता में संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि नए मामलों में ज्यादातर दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व से आ रहे हैं। संगठन ने चेताया है कि देश ने प्रतिबंध हटाते वक्त बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। इस वक्त पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86 लाख को पार कर चुकी है और 4,58,000 से ज्यादा लोग इसके मौत हो चुकी है। अमेरिका में 22,19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और दुनिया भर में अमेरिका के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्क है ब्राजील, जहां 10 लाख से ज्यादा मामले संक्रमण के सामने आ चुके हैं। देश के में कोरोना के कारण 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्राजील में संक्रमितों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देश में संक्रमण को लेकर ठीक से परीक्षण नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए प्रतिबंधों को समय से पहले हटाया जा रहा है, जिससे आगे आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और मेक्सिको की बात करें तो वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में 667 अतिरिक्त मौतों के साथ 5,662 नए मामलों की पुष्टि की है। 185 से अधिक देशों में फैले कोरोना वायरस से मेक्सिको में अब तक 19,747 मौतें हो चुकी हैं और उसके साथ कुल 1,65,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। देश भर में लाखों लोग मार्च के मध्य से ही क्वारंटीन में हैं और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि देश में हालात अभी भी बेहतर नहीं हुए हैं। जून में क्वारंटीन प्रतिबंधों को कम कर दिया गया था, जिसके चलते कुछ कारखानों, कार्यालयों और दुकानों को खोलने की अनुमति मिली थी। सरकार ने कहा है कि संक्रमित लोगों की वास्तविक संख्या पुष्टि किए गए मामलों की तुलना में काफी अधिक है। और बात ब्रिटेन की, जहां कोरोना संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए सरकार ने अलर्ट के स्तर को कम करने के संकेत दिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि कोरोना अलर्ट के स्तर को 4 से घटाकर 3 कर देना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आगामी सितंबर तक सभी स्कूली बच्चों की कक्षाओं में वापसी की उम्मीद जताई है। लॉकडाउन की वजह से स्कूलों पर बड़े प्रभाव के मद्देनजर सरकार ने इंग्लैंड में स्कूलों की मदद के लिए अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है।
ब्रिटेन में कोरोना के चलते अब तक 82,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख को पार कर गई है। वहीं तुर्की ने जैसे ही कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ प्रतिबंधों में ढील दी, उसके बाद तुर्की एयरलाइंस ने 2 महीने के बाद कल अमेरिका के लिए उड़ानें फिर से शुरू की। वॉशिंगटन डीसी और शिकागो जाने वाले 2 विमानों ने इस्तांबुल हवाई अड्डे से उड़ान भरी। गौरतलब है कि तुर्की ने कोरोना वायरस के कारण जारी प्रतिबंधों में ढील देते हुए रेस्तरां और कैफे को फिर से खोलने की अनुमति दी है और इसके साथ ही इंटरसिटी उड़ानों और कार यात्रा पर जारी प्रतिबंधों में भी ढील दी है। वहीं फ्लैग कैरियर तुर्की एयरलाइंस और पेगासस एयरलाइंस ने भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू किया है। गौरतलब है कि तुर्की में कोरोना वायरस महामारी के कारण अब तक 1,85,000 से अधिक संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 4,905 लोगों की इसके कारण मृत्यु हुई है। बात योग दिवस की। दुनिया भर में 21 जून यानी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं योग दिवस से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ये संदेश। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना संकट के बीच इस बार का योग दिवस पहले जैसा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े संकट के बीच नया रास्ता बनाना, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। रुकने थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसलिए इस बार का योग दिवस भी उतने ही उत्साह से मनना चाहिए, उतनी ही ऊर्जा से मनना चाहिए। हां, आप जरूरी दिशा निर्देश का पालन करते हुए योग दिवस मनाएं। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, ये बहुत जानबूझकर के विषय तय किया गया है। घर पर योग, परिवार के साथ मिलकर के योग। आज की परिस्थिति में आपको निरोग रहना बहुत आवश्यक है और उसमें योग प्राणायाम जरूर मदद करेगा। अपनी इम्यूनिटी के लिए योग करिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए योग करिए, अपने आत्मविश्वास के लिए योग करिए, अपने आत्मबल के लिए योग करिए, अपना उत्साह बढ़ाने के लिए योग करिए और अपने मन की शांति के लिए भी योग करिए। साथियों, बीते 5 वर्षों में पूरा विश्व योग से जुड़ा है। योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित करना है। हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रहे। हम सभी ये जानते हैं कि अभी तक दुनिया में कहीं पर भी कोविड-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकी है। इसलिए इस समय स्ट्रांग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है।
इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। मैंने हाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है। कई लोग 21 जून को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे, इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच ये बहुत सकारात्मक संकेत है। मुश्किलों में मुस्कुराना, संकट के समय में संयम, ये भी तो हम योग से ही सीखते हैं। आप योग करें, खूब योग करें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहें। एक बार फिर आपको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।